हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का एचपी स्टडीज़ पे। होप करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तैयारी आपने थोड़ी बहुत शुरू कर दी होगी क्योंकि आपने नोटिफिकेशंस वगैरह थोड़ा बहुत आपको हिंट मिल रहा होगा कि आपको नेक्स्ट ईयर तक इसकी जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे आपको नॉन मेडिकल में भी काफ़ी पोस्टें देखने को मिलेगी। तो देखो, अगर थोड़ी थोड़ी तैयारी भी करोगे तो आपके एग्ज़ाम आने तक काफ़ी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फिजिक्स के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। बताऊंगा यहाँ पे कौन सी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है, कैसे सॉल्व करना है। आप खुद भी सॉल्व करने की कोशिश करना। यहाँ पे जो बच्चे इसको बाद में ठीक है तो देखेंगे तो इसका कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करना। इसके अलावा अगर आप में से कोई इच्छुक है हमारे बैचेस को ज्वाइन करने के लिए तो आप हमारे बैचेस को, चाहे टीजीटी मेडिकल हो, नॉन मेडिकल हो, ठीक है, टीजीटी आर्ट्स हो, किसी का भी बैच आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। निम्बस का ऐप पे जाके जो हमारा लेटेस्ट बैच है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है जी, चलिए जी सेशन को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स आर यूज इन द सोनार। ठीक है, तो यहाँ पे सोनार क्या होता है आपका साउंड नेविगेशन रेंजिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि सोनार में कौन सी तरह की यहाँ पे जो वेव्स है उनका यहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे इंफ्रासोनिक वेव्स, ठीक है, आपका रेडियो वेव्स और आपका ऑडिएबल साउंड वेव्स या फिर अल्ट्रासोनिक वेव्स। ठीक है, तो कौन सी तरह की वेव्स का यहाँ पे यूज़ किया जाता है ये आपने यहाँ पे आंसर कर देना है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आपके जो अल्ट्रासोनिक वेव्स है इनका यहाँ पे यूज़ करते हैं हम यहाँ पे सोनार सिस्टम में। ठीक है, जिसको बोलते हैं साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसको बोला जाता है। जो धरती के नीचे यहाँ पे अगर गहराई आपने नापनी हो, ठीक है, धरती के यहाँ पे या फिर पानी के नीचे गहराई नापनी हो, ठीक है, और यहाँ पर आपने ये देखना हो कि कितना कोई ऑब्जेक्ट कितना गहराई पे पड़ा हुआ है तो वहाँ पे सोनार सिस्टम का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। वैसे ही आपका यहाँ पे रडार सिस्टम का यूज़ होता है। ठीक है, रडार, तो यहाँ पे जो आपकी रडार होती है इसमें कौन सी तरह की वेव्स का यूज़ किया जाता है ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, आप भी यहाँ पे आंसर करोगे तो यहाँ पे आपका ही यहाँ पे ज्ञान में वृद्धि होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। देखो, यहाँ पे सेशन में आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ साथ यहाँ पे आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। तो सभी ने सेशन को लगा के आंसर करने की कोशिश जरूर करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या बोला गया है कि इफ़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए व्हील, यहाँ पे बोला गया इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द व्हील हैविंग यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन 60 सेंटीमीटर इज 360 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू दी हुई है, वहाँ पे आपको रेडियस ऑफ गायरेशन दिया हुआ है, आपको बोला गया देन मास ऑफ द व्हील इज। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है यहाँ पे व्हील का मास क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे, तो आपको बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके होता है, आई इज इक्वल होता है एम के स्क्वायर। ठीक है, और के क्या होती है आपकी रेडियस ऑफ गायरेशन होती है। अब यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू भी दी हुई है, लेकिन यहाँ पे देखो 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है और यहाँ पे 360 किलोमीटर यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है। तो सेंटीमीटर को किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कर देंगे 60 को 100 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.6 मीटर। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे या रेडियस ऑफ गायरेशन मतलब के की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, आई की जगह वैल्यू कितनी पुट करेंगे 360, क्योंकि आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 360 दिया हुआ है, और यहाँ पे के की जगह यहाँ पे 0.6 को पुट करेंगे और यहाँ पे इक्वल टू कर देंगे एम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 360, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे वो 10 आ जाएगा, तो 6 6 ठीक है जी, तो यहाँ पे 6 6 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आंसर की बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको, अच्छा 36। ठीक है, वेट ओके, तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे हमने स्क्वायर नहीं किया तो यहाँ पे हम स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर का क्या बन जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर करके बनेगा 360 अपॉन 0.36 है ना, 0.36 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये बन जाएगा 360 और यहाँ पे आएगा 36 इंटू यहाँ पे 100, तो 360 यहाँ पे 1 से आ जाएगा, ये 10 पे जाएगा तो यहाँ पे आएगा आपका 1000 kg आंसर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका सेंटीमीटर मीटर तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा आपका 1000 kg। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे पूछा गया कि हाउ मनी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स इन 1 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कि 1 मीटर में आपको कितने एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट देखने को मिलेंगे। अब आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके इक्वल होता है। तो याद रखो यहाँ पे आपका जो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है वो होता है आपका 1.496। ठीक है, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे इसके इक्वल आपको होता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब आपको पूछा गया कि 1 मीटर में कितने होते हैं, तो मैं क्या करूँगा 1 मीटर इज इक्वल टू, इसको यहाँ पे इसके नीचे ले जाएंगे तो 1/1.496 इंटू 10⁻11 है ना। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ 1496 बाय 1000 इंटू 10⁻11। अब ये 1000 है तो यहाँ पे
11 लगा हुआ है, ठीक है, तो इसकी मतलब इसकी 10 की पावर 3 है। 11 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बनेगा, 8 बन जाएगा। तो बन जाएगा 1496 इंटू 10 की पावर 8। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.000, यहाँ पे आपका आएगा 68, ठीक है, 668, ठीक है, ये आएगा डिवाइड करके। अब हमें पता है कि जब हम आंसर निकालते हैं तो आपको डेसिमल्स के पहले एक टर्म होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे करूँगा डेसिमल को शिफ्ट करूँगा इस पर्टिकुलर पॉइंट तक। तो यहाँ पे 4 जीरो की शिफ्ट होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6.68 इंटू 10 की पावर -8, नीचे आएगा 10 की पावर -4 और आ जाएगी, तो बनेगा 6.68 इंटू 10 की पावर -12, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा 6.68 इंटू 10 की पावर -12 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आपको देखने को मिलते हैं 1 मीटर के अंदर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, तो यहाँ पे पूछा गया कि फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपने डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है, तो उसका आपको फॉर्मूला क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर ये नहीं पता तो फिर आपके लिए आंसर निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया, उसका मास कितना है, 3 kg है, ठीक है, रेडियस कितनी है, 50 सेंटीमीटर है, अबाउट द फॉलोइंग एक्सिस, ठीक है। तो एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द फ्रेम ऑफ द डिस्क, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सिस कहाँ पास कर रही है, ये डिस्क है, इसके सेंटर के परपेंडिकुलर से के फ्रेम से यहाँ पे जो यहाँ पे क्या बोला गया है आपका जो एक्सिस है वो पास कर रही है, ये यहाँ पे बात करी गई है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आंसर कैसे आएगा, तो आपको होता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर डिस्क का होता है आपका ½ mr², ठीक है, ये होता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क। अब आपको मास कितना दिया हुआ है, 3 kg आपको मास दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे रेडियस दी हुई 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, केजी दिया हुआ है। तो वो बताइए यहाँ पे या तो केजी को मैं यहाँ पे चेंज कर लूँ ग्राम में, लेकिन यहाँ पे आंसर किलोग्राम मीटर में दिया हुआ है, तो मैं सेंटीमीटर को चेंज करूँगा मीटर में, तो बन जाएगा 0.5 मीटर, क्योंकि इसको हम डिवाइड करेंगे 100 से। तो यहाँ पे आ जाएगा I = आपका ½ m की जगह पुट करेंगे हम यहाँ पे 0.5, ठीक है, और यहाँ m की जगह पुट करेंगे यहाँ पे 3 और r की जगह पुट करेंगे यहाँ पे 0.5 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा ½ × 3 × 0.25, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसको मैं कट करूँगा या फिर इसको कट करूँगा तो बनेगा 1.5, तो 1.5 इंटू यहाँ पे 0.25, 1.5 और 0.25 को जो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका 0.375, ठीक है, और यहाँ पे सारे सब जगह पॉइंट आने दिया था 0.575, 0.875, 0.375 या फिर 0.145, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका, आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका 0.375 किलोग्राम मीटर स्क्वायर आपका यहाँ पे आंसर यहाँ से हो जाएगा। जब इन मल्टीप्लाई करोगे इन सभी को तो ये आपका यहाँ पे आंसर निकल के आएगा, ठीक है जी। तो ये आपने याद रखना है, फॉर्मूला याद रखोगे आंसर आपका यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग बॉडीज़ का, पाइप का क्या होता है, सिलेंड्रिकल अगर कोई चीज़ है उसका क्या होता है, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। कोई होलो डिस्क है, ठीक है, या फिर आपके रिंग है उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है वो आपने यहाँ से याद रखना है, ठीक है जी। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि एक बॉक्स है, ठीक है, क्या बोला गया है, एक बॉक्स है पुल्ड विद ए फोर्स ऑफ 25 न्यूटन। तो मतलब आपको फोर्स दी हुई है यहाँ पे 25 न्यूटन की, प्रोड्यूस ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 15 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को dr लिखता हूँ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को, तो यहाँ पे होगी आपकी 15 मीटर की। बोलते हैं अगर एंगल बोला गया है बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो आपको यहाँ पे दिया गया है कितना है, तो यहाँ पे दोनों के बीच में जो आपको एंगल देखने को मिल जाएगा वो है आपका यहाँ पे एंगल कितना दिया हुआ आपका 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री आपका यहाँ पे एंगल दिया हुआ है। आपसे पूछा गया फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे वर्क की फुल फॉर्म पता है कि वर्क होता क्या है, तो वर्क होता है आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट F.dr, ठीक है। तो वर्क क्या होता है, कितनी फोर्स करी है, जो आपने फोर्स लगाई है तो उसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है ना, कोई चीज़ मूव कितनी करी है। तो यहाँ पे हो जाएगा जब हम डॉट प्रोडक्ट को निकालते तो होता है F.dr cos थीटा ना। तो यहाँ से कैसे निकालेंगे, W = F कितना दिया 25 दिया हुआ है, आपका जो डिस्प्लेसमेंट है 15 दी हुई है, और यहाँ पे जो कोस थीटा है वो आपका cos 60, ठीक है, cos 60 कितना होता है, तो यहाँ पे कैसे निकाल सकते हो, तो इसको लिखोगे आप यहाँ पे 0, 30, 45, 60, 4, 3, 2, 1, 4 से डिवाइड कर दोगे सभी को और इसका रूट ले लोगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/2। तो मतलब cos 60 होता है 1/2, तो आएगा 25 × 15 × 1/2, ठीक है। जब 1/2 को यहाँ पे 12.5 से मल्टीप्लाई होगा 15 को, 12.5 से 15 को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, देखो 15 × 150, ठीक है, और 15 × 30 तो 180 का आंसर आएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो
5 जूल आपको यहाँ पे जो वर्क है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे होप करता हूँ ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ आई होगी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका राइट आंसर देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका मास कितना दिया हुआ है, 2 kg मास दिया हुआ है। ठीक है, तो मतलब आपको यहाँ पे जो m की वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे जो आपको m की वैल्यू है वो दी हुई है 2 kg। ठीक है, m इज इक्वल टू 2 kg। आगे बोला गया फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 5 मीटर टू द ग्राउंड। ठीक है, तो यहाँ पे एक हाइट है 5 मीटर की, वहाँ से गिरता है ग्राउंड में। ठीक है, तो देखो ये आपकी हाइट है, यहाँ से गिर रहा है नीचे ग्राउंड तक, ये बोला गया है। बोलते व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो ग्रेविटी है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसने यहाँ पे ऑब्जेक्ट के ऊपर कितना काम किया है, ये आपने यहाँ पे आंसर देना है। मतलब इन दैट आपको क्या निकालना है, फिर से यहाँ पे वर्क डन निकालना है। तो यहाँ पे क्या निकालना है, वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट डी आर होता है। अब यहाँ पे देखो इनिशियल पोजीशन से यहाँ पे फाइनल पोजीशन तक बॉडी गई है, तो आप इसको करेंगे इंटीग्रेट करेंगे कि यहाँ पे आर इनिशियल टू यहाँ पे आर फाइनल। ठीक है, और जब हम इसको लिखेंगे तो यहाँ पे देखो फोर्स तो आपको यहाँ पे क्या रहेगी, फोर्स तो आपको एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट हम इंटीग्रेशन किसकी कर रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, तो यहाँ लिखेंगे हम इसको एफ डी आर कोस थीटा ना, और यहाँ पे डब्ल्यू क्या हो जाएगा आपका एफ कोस थीटा बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये तो लिमिट के बाहर रहेंगे, और डी आर आपका अंदर आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका आर इनिशियल और आर फाइनल। ठीक है, और डी आर की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ से क्या आ जाएगा आर इनिशियल और आर फाइनल, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एफ कोस थीटा, यहाँ से आ जाएगा आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। मतलब आर फाइनल माइनस आर इनिशियल क्या है कि कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई है, और ये कितनी हुई है, ये आपकी हुई है 5 मीटर की। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क क्या आएगा, वर्क आएगा आपका एफ कोस थीटा इंटू 5, और आपको पता है कि वर्क क्या है, एफ क्या है, फोर्स तो आपको बताई हुई है। वो फोर्स यहाँ पे कितनी लग रही है, फोर्स यहाँ पे, तो अगर मैं फोर्स की यहाँ पे अगर बात करता हूँ तो फोर्स लग रही है यहाँ पे, देखो यहाँ पे 2 kg। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg है, फॉल करता है यहाँ पे बोला गया हाइट से। तो यहाँ पे जब फोर्स लग रही है नीचे की तरफ, तो यहाँ पे जो फोर्स है उसमें चल जाएगी W इज इक्वल टू एम डॉट जी, ये पढ़ा है, W इज इक्वल टू एम जी पढ़ा हुआ आप सभी ने। तो ये जो फोर्स है वो किसमें चेंज हो जाएगी, ठीक है, ये फोर्स है, ये यहाँ पे वर्क की फॉर्म में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसको लिख देंगे W इज इक्वल टू आपका एम जी कोस थीटा। ठीक है, तो फोर्स की जगह क्या लग जाएगा, वो आपकी ग्रेविटी की फॉर्म में लग रही है, तो हो जाएगा एम जी कोस थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो कोस थीटा है वो कहाँ पे जा रहा है, वो कोस थीटा भी नीचे की तरफ एंगल मूव कर रहा है ना, कि एंगल बोला गया नीचे की तरफ, और यहाँ पे जो फोर्स है वो भी कहाँ पे जा रही है, नीचे की तरफ लग रही है। अब दोनों चीज़ें नीचे की तरफ जा रही है तो एंगल कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पे कोस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो W क्या आ जाएगा आपका m इंटू जी इंटू 5। ठीक है, तो m कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, g दिया हुआ आपका यहाँ पे 10, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है 5, तो 25 100। ठीक है, तो यहाँ वर्क हो जाएगा आपका 100 जूल का। ठीक है, तो वर्क क्या हो जाएगा 100 जूल देखने को मिलेगा। ठीक है, किया कैसे हमने, सबसे पहले हमने वर्क का फॉर्मूला लगाया एफ डॉट डी आर, इंटीग्रेट किया यहाँ पे आर को। ठीक है, कितनी डिस्प्लेसमेंट होती है वो लिखी। अब यहाँ पे जो फोर्स लग रही है, ठीक है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे किसकी फील्ड में, फील्ड ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स की फील्ड में, तो यहाँ पे एफ इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, mg लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, f इज इक्वल टू यहाँ पे इसको mg लिख देंगे, w की जगह f बोल देंगे। जो फोर्स लग रही है वो किसके इक्वल है, वो मास इंटू ग्रेविटी के इक्वल ही है। ठीक है, क्योंकि आपको होता है f इज इक्वल टू क्या होता है, m में भी होता है ना फोर्स इक्वल मास इंटू एक्सेलरेशन, लेकिन जब बॉडी नीचे की तरफ जा रही है तो उसको f इज इक्वल mg लिख देते हैं। तो यहाँ से भी आप इसका आंसर निकाल पाओगे, 100 जूल यहाँ से आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। होप करता हूँ ये चीज़ आप सभी को समझ आई होगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला गया द सम ऑफ द काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इज व्हेन अ मिसाइल इज लॉन्च्ड विद ए वेलोसिटी लेस देन द एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि बोलते जो सम रहेगा काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का, वो क्या होगा जब कभी किसी मिसाइल को लॉन्च किया जाएगा किसी वेलोसिटी से जो कि आपकी लेस देन होगी एस्केप वेलोसिटी से। ठीक है, तो उस टाइम पे आपका जो सम होगा काइनेटिक एनर्जी का और जो पोटेंशियल एनर्जी का वो कितना देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ आपकी यहाँ पे पूछी गई है। ठीक है, कि क्या सम रहेगा कि जब कभी भी किसी आपका जो मिसाइल है उसको यहाँ पे उसकी एस्केप वेलोसिटी से यहाँ पे कम में लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, यही बोला गया है। अब देखो अगर मैं बात करता हूँ एस्केप वेलोसिटी की, तो एस्केप वेलोसिटी क्या होती है कि आपके अर्थ का जो ग्रेविटी है, मतलब अर्थ का ये सरफेस है, इसको पार करने के लिए कितनी मिनिमम वेलोसिटी चाहिए होती है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी बोल देते हैं। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू कितनी होती है ये आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर कर देना है ना। देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं। और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या रहेगी, देखो इसकी वैल्यू रहेगी नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी नेगेटिव आंसर आएगा। अब नेगेटिव आंसर ऐसा क्यों आएगा, क्योंकि देखो होता क्या है,
यहाँ पे बोला गया मिसाइल लॉन्च कर गई है विद द वेलोसिटी लेस देन द एस्केप वेलोसिटी, है ना। तो यहाँ पे जब ऐसा बोला गया क्योंकि वेलोसिटी आपकी एस्केप वेलोसिटी से कम है, ठीक है, तो यहाँ पे होगा जो मिसाइल है वो यहाँ पे ग्रेविटेशनल जो फील्ड है अर्थ की, इससे भी तो यहाँ पे लड़ना पड़ेगा उसको, ठीक है, जिसकी वजह से होगा क्या, यहाँ पे जो टोटल एनर्जी है मिसाइल की वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। होप करता हूँ यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ आई होगी, ठीक है जी। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे। यहाँ पे क्या पूछा गया है, बोला गया है इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन डबल्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर आपका अर्थ और सन के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, अगर वो डबल हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे व्हाट वुड बी द ड्यूरेशन ऑफ द ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया कि अर्थ और यहाँ पे सन का डिस्टेंस है वो डबल हो चुका है, आपको यहाँ पे ड्यूरेशन पूछेगी, मतलब यहाँ पे टाइम पूछा गया है, ठीक है। तो ये आपका टाइम क्या देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे अगर मैं इस क्वेश्चन का आपको यहाँ पे आंसर बताऊँ तो यहाँ पे आपको ना केपलर्स लॉ लगाने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आपने केपलर्स लॉ के बारे में सुना हुआ है तो ये आप इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो यहाँ पे काफ़ी इजीली निकाल पाओगे, ठीक है। अब कैसे निकालोगे, तो उसके लिए आपको यहाँ पे केपलर के आपने 3 लॉ सुने होंगे, केपलर्स लॉ, प्लानिटरी मोशन, आपने वगैरह वगैरह ये लॉ सारे सुन रखे होंगे, ठीक है। तो उन्हीं लॉ में से एक यहाँ पे फॉर्मूले का यूज़ करेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आपका ए क्यूब, ठीक है। ये फॉर्मूला सुना हुआ आपने, टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब। और यहाँ पे बोला गया द डिस्टेंस बिटवीन द, यहाँ पे बोला गया अर्थ एंड सन डबल, ठीक है। उसका मतलब क्या है कि आपका जो एक डिस्टेंस है वो दूसरे डिस्टेंस का क्या हो चुका है, डबल हो चुका है। अब यहाँ पे 2 डिस्टेंस दिए हुए हैं, 2 टाइम आपको देखने पड़ेंगे। यहाँ पे हम किसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे T1 का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे A1 का क्यूब, यहाँ लिखेंगे T2 का स्क्वायर, यहाँ पे लिख देंगे A2 का क्यूब। अब हमने यहाँ पे टाइम निकालना है दूसरे वाले का, ठीक है, कि व्हाट वुड बी द टाइम ड्यूरेशन ऑफ द ईयर। मतलब अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा T2 का स्क्वायर की, तो इसका क्या आएगा, T1 का स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा A2 का क्यूब डिवाइड बाई A1 का क्यूब। और आपको पता है कि यहाँ पे जो एक टर्म है जो का A2 है वो क्या इक्वल है, वो 2A1 के इक्वल है। तो मैं A2 की जगह लिख दूंगा यहाँ पे T1 का स्क्वायर, और यहाँ पे लिख दूंगा आपका 2A1 का क्यूब, और यहाँ आ जाएगा आपका A1 का क्यूब। जिसको खोलेंगे तो क्या बन जाएगा, T1 का स्क्वायर, और यहाँ पे A1 का क्यूब क्या आ जाएगा आपका 8A1 का क्यूब, और यहाँ पे आ जाएगा 8, नीचे आ जाएगा A1 का क्यूब, A1 का क्यूब A1 का क्यूब कैंसिल आउट हो गए। और यहाँ पे आपका क्या आएगा कि T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू T1 का स्क्वायर। और ड्यूरेशन पूछिए ईयर की, तो एक ईयर में कितने दिन होते हैं, तो यहाँ पे 365 डेज आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब इसका निकालेंगे हम यहाँ पे अंडर रूट, ठीक है, इसका अंडर रूट निकालेंगे तो यहाँ पे देखो एक तो यहाँ पे 4 बाहर आएगा, और यहाँ पे भी अगर हम देखते हैं तो आपको यहाँ पे 5 से डिवाइड करना है, कौन कौन सी टर्म्स यहाँ पे बाहर आएगी। अब देखो यहाँ पे 365 डेज आंसर नहीं आ सकता, 366 डेज आंसर नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका 4 से भी तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब इसको हम यहाँ पे पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा आपका अप्रोक्सीमेटली 1032 डेज आएगा, ठीक है, 1032 डेज आपका यहाँ पे आंसर जो टाइम पीरियड है वो देखने को मिलेगा, अगर हम जो डिस्टेंस है अर्थ और सन के बीच में डबल कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपने यहाँ से ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे आंसर के मतलब यहाँ पे किस तरह से इसको आपने यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है जी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे जो पूछा गया है वो देखते हैं। बोला गया है कि डायमेंशन फॉर्मूला फॉर द ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पूछा गया कि जो ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी है उसका जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी के बारे में, ठीक है, तो ग्रेविटेशन अगर मैं या फिर मैं ग्रेविटेशन फील्ड की इंटेंसिटी के बारे में बात करता हूँ तो यहाँ पे इसको ये होती क्या है, पहले तो ये आपने याद रखना है। देखो ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी होती क्या है कि यहाँ पे कि ग्रेविटेशन फील्ड यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है, किसी स्पेस में कोई पॉइंट है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी आपकी यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ पे लग रही है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, उसको बोलते हैं हम यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, और इसको शो करते हैं हम ई से। तो ई क्या होती है आपकी, कितनी फोर्स लग रही है किसी पर्टिकुलर यहाँ पे यहाँ कितनी लग रही है स्ट्रेंथ किसी एक यूनिट मास पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता है, ई इज इक्वल होता है एफ अपॉन एम, ठीक है, क्या होता है ई इज इक्वल टू एफ अपॉन एम, यहाँ पे इसकी आपकी फुल फॉर्म देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको फिर क्या करेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट मास, है ना, कि यूनिट मास पे कितनी फोर्स एक्ट कर रही है। तो यहाँ पे फोर्स के क्या होते हैं आपके न्यूटन होते हैं, ठीक है, और मास यहाँ पे मीटर के तो क्या हो जाएंगे, ठीक है, मीटर के तो आपको यहाँ पे मीटर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं न्यूटन के बताता हूँ तो न्यूटन क्या होता है आपका किलोग्राम मीटर सेकेंड माइनस 2, ठीक है, यही होगा यहाँ पे। और उसके अलावा अगर मैं मास की बात करता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा केजी, ठीक है, ये एम तो मास है ना,
तो केजी से केजी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा एम सेकेंड माइनस 2, ठीक है। तो एम को शो कैसे करते हैं, लेंथ से, और यहाँ पे सेकेंड माइनस 2 क्या टी माइनस 2, ठीक है, टाइम से। तो यहाँ पे मतलब आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो एल टी माइनस 2 यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स क्या होता है आपका, मास इंटू एक्सेलरेशन, वहाँ से केजी मीटर सेकंड इनवर्स 2 आ जाएगा। नीचे आपका यहाँ पे कितने मास पे लग रही है, तो एफ अपॉन एम कर दिया, मास का क्या होता है आपका केजी होता है, कट से कट गए, तो यहाँ पे आंसर आपका ये आ गया, ठीक है जी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक है। होप करता हूँ अभी तक सेशन आपको मजा आ रहा होगा, अच्छा लग रहा हो तो यार लाइक सबने जरूर करना है। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है आपसे कि यहाँ पे कि विच वन हैव हायर काइनेटिक एनर्जी व्हेन बोथ लाइट एंड हैवी बॉडीज हैव इक्वल मोमेंटम, ठीक है। तो यहाँ पे मोमेंटम याद रखना है कि क्या बोला गया है, कि पूछा गया है आपसे कि किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी अगर दोनों ही, चाहे हल्की बॉडी है चाहे भारी बॉडी, उनका मोमेंटम क्या सेम है, ठीक है। मोमेंटम क्या होता है, पी इज इक्वल होता है आपका एम बी, ठीक है। अब मोमेंटम दोनों का सेम है, तो यहाँ पे देखो एक बॉडी का मास हल्का है, एक बॉडी का मास ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो हल्की बॉडी अगर सेम मोमेंटम से मूव कर रही है तो इसका मतलब क्या है कि हल्की बॉडी तो ज़्यादा फास्ट मूव करेगी ना। वही अगर ट्रक और मैं कार की एग्जांपल ले लेता हूँ, दोनों सेम मोमेंटम से जा रहे हैं, तो कार हल्की है ट्रक भारी है, तो इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे लाइट बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। होप करता हूँ ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ आई होगी, ठीक है, किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आगे चलते हैं। आगे बोला गया डायमेंशंस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज सेम एज दैट ऑफ, ठीक है। तो आपके जो डायमेंशंस होते हैं काइनेटिक एनर्जी के, एनर्जी क्या होती है, जूल में हम यहाँ पे एनर्जी को मेजर करते हैं। तो यहाँ पे ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिसकी यूनिट आपको जूल देखने को मिलते हैं, एक्सेलरेशन के, वेलोसिटी के, वर्क के या फिर फोर्स के। तो फोर्स के होते हैं न्यूटन, वेलोसिटी के होते हैं मीटर सेकंड -1, एक्सेलरेशन के क्या होते हैं मीटर सेकंड -2। तो यहाँ पे अगर वर्क की बात करते हो, वर्क इसमें मेजर करते हैं तो हम जूल में ही वर्क को मेजर करते हैं। तो जूल की आपको जो यूनिट है वो यहाँ पे वर्क के सेम देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ से वर्क आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया आपसे कि यहाँ पे कि व्हाट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं आपके, जिनकी जो कनेक्टिविटी है, ठीक है, यहाँ पे कंडक्टर्स और यहाँ पे इंसुलेटर के बीच में देखने को मिलती है, इनके बीच में ना एक बैंड गैप होता है, इसको बोलते हैं एनर्जी बैंड, ठीक है। तो जो एनर्जी बैंड है ये ओवरलैप करता है आपका किस केस में, यहाँ पे कंडक्टर के केस में, ठीक है, और इंसुलेटर केस में यहाँ पे गैप बहुत ज़्यादा होता है, और कंडक्टर के केस में यहाँ पे मिनिमम गैप आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। और इस गैप को हम कैसे कम कर सकते हैं, इंप्योरिटीज को डाल के। और यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि कौन से टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, मोनोवेलेंट, बायोवेलेंट, ट्राइवेलेंट या कोवेलेंट, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी बॉन्ड होते हैं आपके, कोवेलेंट यहाँ पे जो बॉन्ड है वो देखने को मिलते हैं। को का मतलब क्या होता है, जो शेयरिंग करने से यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, उनको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि व्हाट हैपन्स टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए सेमीकंडक्टर ऑन हीटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम सेमीकंडक्टर को हीट करते हैं तो यहाँ पे रेजिस्टेंस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है। तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, कम होता है, सेम रहता है, या पहले बढ़ता है फिर आपका कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगता है कि रेजिस्टेंस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। देखो रेजिस्टेंस की अगर आपको इसका शाब्दिक अर्थ पता है कि रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्ट करना। रेजिस्ट किस चीज़ को करना है, तो करंट को रोकना है, ठीक है। करंट को रोकने की क्षमता कितनी ज़्यादा है, जितना ज़्यादा करंट रुकेगा उतना ज़्यादा यहाँ पे क्या रहेगा आपका रेजिस्टेंस ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे अगर सेमीकंडक्टर को हीट करते हैं तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे देखो रेजिस्टर के वाले केस में क्या होता है आपका, यहाँ पे सेमीकंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे कम हो जाएगी, ठीक है। हीट करने से यहाँ पे क्या होता है आपका सेमीकंडक्टर में जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे कम हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने यहाँ से ध्यान में रखनी है कि जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। और रेजिस्टेंस अगर आपको याद रखना है तो यहाँ पे देखो अगर V इज इक्वल टू क्या होता है IR होता है, और I क्या होता है आपका यहाँ पे V/R होता है, ठीक है। V/R आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो R है वो क्या होता है V/I। तो यहाँ पे आपने याद है करंट ज़्यादा रेजिस्टेंस कम देखने को मिलेगी। लेकिन हीट करेंगे जब सेमीकंडक्टर्स को तो यहाँ पे होता क्या है कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है ना वो फ्री हो जाते हैं। हीट करोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर उछलेंगे तो फ्री हो जाएंगे, जब फ्री हो जाएंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को कंडक्ट करेंगे। तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर वाले केस में आपका ये फर्क देखने को मिलता है। यूजुअली क्या होता है आपका, जब हीट करते हैं किसी रेजिस्टेंस को, जब हम हीट ज़्यादा करते रहते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। लेकिन सेमीकंडक्टर वाले केस में क्या होता है, जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपके फ्री हो जाते हैं, क्योंकि वो एनर्जी को गेन करते हैं, बॉन्ड्स को तोड़ते हैं और यहाँ पे फ्री होके ज़्यादा जो कंडक्टिविटी है वो बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाती है। तो होप करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट
डज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिपेंड अपॉन, ठीक है। तो बोला गया जो आपकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, ठीक है, जिसको हम ये शो करते हैं, अगर मैं आई सिंबल से यहाँ पे शो करता हूँ तो वो किस पे डिपेंड करती है। देखो जो आई इंटेंसिटी है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड के, ठीक है। जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ज़्यादा ही आपको इंटेंसिटी भी लाइट की ज़्यादा देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, वेवलेंथ। आपने याद रखना है कि वेवलेंथ के ऊपर आपकी जो इंटेंसिटी है लाइट की वो यहाँ पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हियर। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला कि विच आर द फॉलोइंग लाइट फिनोमिना कन्फर्म द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट। तो ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट क्या होता है कि यहाँ पे जो पार्टिकल की मूवमेंट है, ठीक है, वो आपकी ऊपर नीचे होती है। वेव की डायरेक्शन होती है वो आपकी यहाँ पे वेव मतलब इस डायरेक्शन में जाती है, पार्टिकल आपका इस तरह से मूव करते हैं। तो मतलब वेव की डायरेक्शन में पार्टिकल की डायरेक्शन में कितना एंगल होता है, तो 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, ठीक है, जहाँ पे आपका जो वेव की मूवमेंट है और यहाँ पे जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है वो आपस में क्या से होते हैं, वो आपके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे होते हैं, ठीक है। तो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। तो यहाँ पे इनमें से कौन सी ऐसी वेव है जो ट्रांसवर्स नेचर की होगी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट या फिर आपका पोलराइजेशन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका जो पोलराइजेशन ऑफ लाइट है, ठीक है, ये आपका शो करता है ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर आपका देखने को मिल जाएगा, ठीक है जी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन भी आपका यूनिट के ऊपर पूछा गया है, आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस, ठीक है। कंडक्टर क्या होता है कि कैपेसिटी टू स्टोर चार्जेस, ठीक है, कितना चार्ज कोई जो डिवाइस है वो स्टोर कर सकती है उसको बोलते हैं उसकी कैपेसिटी, उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं। बट जो कंडक्टर के यूनिट आपको पूछा गया क्या होते हैं, डायन होते हैं, आपका सीमन होते हैं, ओहम होते हैं, वोल्ट होते हैं। तो वोल्ट किसके होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के होते हैं। ओहम किसके होते हैं, तो रेजिस्टेंस अभी हमने देखा है। डायन किसके होते हैं, तो फोर्स के यूनिट होते हैं डायन, ठीक है। फोर्स के यूनिट क्या होते हैं, डायन, बट कौन सी फॉर्म में, सीजीएस फॉर्म में फोर्स के क्या होते हैं, डायन होते हैं, ठीक है। और एसआई में क्या बोलते हैं, इसको न्यूटन बोलते हैं, ठीक है। और एक न्यूटन कितने डायन के इक्वल होता है, ए 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी इक्वल, ठीक है, कितने डायन के इक्वल होता है न्यूटन, ये आपने बताना है। और यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सीमन इज द राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये आपका होता है कंडक्टेंस के यूनिट, ठीक है जी। आगे बढ़े। आगे बोला गया कि द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, ऑफ द सेल टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इटसेल्फ इज नोन एज। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो आपका सेल के अंदर के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो वो ऑपोजिशन ऑफर करते हैं करंट को रोकने के लिए, ठीक है, सेल के अंदर ही, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं, आपका नॉन रेजिस्टेंस बोलते हैं, या फिर इसमें से कुछ नहीं बोलते, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, ये आपने यहाँ पे आंसर करना है। तो देखो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। जो आपका स्मॉल आर सिंबल होता है ये आपका शो किया जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए। जो आपका कैपिटल आर होता है वो आपका शो किया जाता है रेजिस्टेंस शो करने के लिए, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द स्मॉल आर एंड कैपिटल आर, तो कैसे शो करोगे, तो आपको होता है कि वी इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर, ओम्स लॉ। और अगर मैं स्मॉल आर की बात करता हूँ तो ये क्या होता है, ये होता है ई माइनस वी अपॉन आई। ये रिलेशन होता है आपका वी, यहाँ पे मतलब यहाँ पे वी और आर ये ऐसे शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आर इज इक्वल टू ई माइनस वी अपॉन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी अपॉन आर आ जाएगा, ठीक है। मतलब आर तो आपको ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे आर क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्मॉल आर क्या हो जाएगा, जो होता है इंटरनल रेजिस्टेंस वी माइनस ई माइनस वी अपॉन वी, ई माइनस वी अपॉन वी आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा आर। जब इसको मैं यहाँ पे कट करूँगा, इसको लिखूँगा ई अपॉन वी माइनस वी अपॉन वी अपॉन आर, ये वी कट हो जाएगा। तो यहाँ पे आता है इसका रिलेशन आर इज इक्वल टू कैपिटल आर ई अपॉन वी माइनस 1, ठीक है। तो ये आपका आता है रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे आंसर यहाँ से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं जी। आगे बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशंस आर यूज्ड टू ट्रीट द मसल एक, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मसल में आपको यहाँ पे एक्ने या फिर एक मसल एक हो रही है आपको, ठीक है, तो यहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, उसको ट्रीट करने के लिए कौन सी आपकी जो रेज है उनका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, रेडियो वेव्स या फिर आपका एक्सरे वेव्स, ठीक है। तो किस तरह की आपकी जो रेज है मसल एक को ठीक करने के लिए करते हैं, तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं आपका ऑप्शन नंबर बी, इंफ्रारेड रेज का वहाँ पे यूज़ किया जाता है। ये आपने यहाँ से याद करना है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट एग्जिबिट द मैक्सिमम पावर डिसिपेशन, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया कि मैक्सिमम जो पावर आपका डिसिपेशन है फिर मैक्सिमम पावर लॉस है आपको यहाँ पे कौन से सर्किट में देखने को मिलेगा, जो आपका प्योर इंडक्टिव सर्किट होगा जहाँ पे इंडक्टर लगे होंगे, प्योर कैपेसिटिव सर्किट होगा, प्योर रेजिस्टिव सर्किट होगा, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम जो आपका पावर है डिसिपेशन कहाँ पे देखने को मिलेगी, जो आपका प्योर रेजिस्टिव सर्किट होगा, ठीक है। यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन नंबर
सी इज़ द राइट आंसर यहाँ पे आपका देखने को मिलेगा। ठीक है जी। सो बढ़ते हैं जी आज के लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे के ऊपर। क्या पूछा गया है कि फॉर द मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया, फॉर द मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनता है, एक एक्सिस पे वाई एक्सिस पे वेलोसिटी होगी और आपका एक्सिस पे टाइम होगा। और यहाँ पे अगर आपने यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए बनाना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ को, तो वो कैसा रहता है, वो रहता है आपका पैरेलल टू द यहाँ पे एक्स एक्सिस। क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये 0 है, सपोज करो वेलोसिटी आपकी 45 की है, तो आपको 1 सेकंड पे 45 देखने को मिल रहा है, 10 सेकंड पे भी, आपको 20 सेकंड पे भी। मतलब यहाँ पे टाइम तो बढ़ता जा रहा है लेकिन आपकी जो वेलोसिटी वो आपकी 45 ही है। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो अगर आपको यहाँ पे यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ देखने को मिले तो स्लोप क्या होगी, स्लोप क्या होती है आपकी, अगर मैं स्लोप को बताता हूँ उसको होता है आपका वाई एक्सिस अपॉन आपकी एक्स एक्सिस, या फिर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, और यहाँ पे tan थीटा से भी हम यहाँ पे स्लोप को निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो देखो यहाँ पे y के इंडिकेटर क्या है, दोनों सेम ही है, तो y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे स्लोप भी क्या आ जाएगी आपकी 0 स्लोप यहाँ पे देखने को मिलेगी अगर यहाँ पे आपको यूनिफॉर्म मोशन देखने को मिलता है किसका, कि वेलोसिटी आपकी ऐसी यूनिफॉर्म है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था जी हमारा आज का सेशन। होप करता हूँ सभी को सेशन में मजा आया होगा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और यहाँ पे जो टीचिंग के एग्जाम है, ठीक है, उसकी नोटिफिकेशन जल्दी आ सकती है, तो जुड़े रहें चैनल के साथ। टेलीग्राम को आपने जरूर ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, और अगर कोई क्वेरी होती है, कोई बैच ज्वाइन करना, तो इस नंबर पे कॉल करके आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है जी। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। इस सेशन में जो क्वेश्चन पूछेंगे उनका आंसर जरूर करना। मिलेंगे अगले सेशन में। टिल देन थैंक यू, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड।